नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम जो हैं इग्नू का जो MHD है इसके जो सभी बुक्स हैं इनको पढ़ रहे थे। आज की वीडियो में जो है हम MHD 5 के यूनिट नंबर 1 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है काव्य लक्षण तथा काव्य की परिभाषा। इसमें हम सभी टॉपिक कवर करेंगे, तो बिना देरी के जो है हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे इसकी प्रस्तावना के बारे में। यहाँ पे देखें, साहित्य सिद्धांत और समालोचना के अध्ययन का आरंभ हम काव्य लक्षण अथवा काव्य की परिभाषा से करेंगे। इसके अंतर्गत इस बुनियादी प्रश्न पर विचार किया जाएगा कि काव्य का स्वरूप अथवा विशेषताएं क्या है, कैसी है। इस पाठ को पढ़ते समय आपके मन में सहज सवाल पैदा हो सकता है कि केवल काव्य के लक्षण ही चर्चा क्यों की जा रही है, साहित्य की अन्य विधाएं भी तो हैं, उनकी बात क्यों नहीं हो रही। अपने प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा जब आप काव्य शब्द का पूरा अर्थ जान जाएंगे। अतः अध्ययन आरंभ करने से पहले आपके लिए यह जान लेना जरूरी है कि काव्य जो है वो भारतीय वाङ्मय का एक व्यापक शब्द है, जिसके अंतर्गत समस्त सृजनात्मक साहित्य शामिल है। तो यहाँ पे जो है हमें ये बताया गया है कि जब हम साहित्य सिद्धांत और समालोचना इसे पढ़ने की शुरुआत करते हैं, जो कि हमारा MHD 5 की बुक का ही नाम है, तो सबसे पहले हमारे मन में जो बेसिक सवाल आता है वो ये आता है कि काव्य क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। ये सवाल जो है हमारे मन में उठता है। और जब हम इस विषय को पढ़ेंगे तो हमारे मन में एक सहज सवाल जो है वो ये भी उठ सकता है कि हम काव्य जो है, हम यहाँ पर सिर्फ काव्य के लक्षण की चर्चा ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो साहित्य है इसकी तो और भी कई बहुत सी विधाएं होती है, जैसे कि कहानी हो गया, रचना हो गए, निबंध हो गए, ये सभी हैं। फिर हम इसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे केवल हम काव्य के लक्षणों की बात क्यों कर रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन रहे, इनके सवालों, इनके जो जवाब है उनकी बात की जाए तो हमें साहित्य सिद्धांत और समालोचना ये पढ़ने के बाद ये जवाब मिलेगा कि जो काव्य है इस शब्द का असली और पूरा अर्थ जो है वो कुछ और ही है। वो हम जानते हैं कि असल में जो है अध्ययन शुरू करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पुराने समय में जो काव्य शब्द रहा, इसका जो प्रयोग था वो बहुत ही व्यापक, यानी कि बहुत बड़े अर्थ में होता था। भारतीय जो वाङ्मय है, वाङ्मय का अर्थ हो जाता है हमारे भारतीय साहित्य की परंपरा। तो जो भारतीय वाङ्मय है यानी कि हमारे भारतीय साहित्य की परंपरा, इसमें जो काव्य है ये एक बहुत बड़ा शब्द है, जिसके अंदर जो है हमें कई तरह के सृजनात्मक साहित्य जो है शामिल हुए मिलते हैं। यानी कि उस समय जिसे भी हम साहित्य कहते थे उसे काव्य ही माना जाता था। इसीलिए क्या हुआ, काव्य के लक्षण को समझना जो है पूरे साहित्य को समझने के लिए सबसे पहली सीढ़ी यहाँ पे माना जाने लगा। आगे देखें, शायद आपने काव्य के भेदों, श्रवण काव्य और दृश्य काव्य के विषय में सुना हो। नाटक को दृश्य काव्य कहा गया है क्योंकि यह दृश्य रूप में प्रस्तुत होता है। हम इसे रंगमंच पर अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखते हैं, जबकि साहित्य की अन्य विधाओं को हम पढ़ते या सुनते हैं। इस तरह आप समझ सकते हैं कि नाटक भी काव्य का ही एक भेद है। काव्य के विभिन्न रूपों, गद्य काव्य, पद्य काव्य, चंपू काव्य आदि के विषय में भी शायद आपने सुना हो। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो काव्य है इसके मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। कौन कौन से वो दो भेद? पहला तो इन्होंने बताया श्रव्य काव्य और दूसरा इन्होंने हमें बताया दृश्य काव्य, जो कि है काव्य के भेद। अब हमारे सामने यहाँ पे सोचने वाली बात ये आ जाती है कि ये जो नाटक है इसको दृश्य काव्य क्यों कहा जाता है। तो इसका जो कारण है वो ये है कि नाटक क्या करता है, ये हमारे सामने एक दृश्य के रूप में प्रस्तुत होता है। इसे हम रंगमंच पर, यानी कि रंगमंच कहते हैं स्टेज को, इसे हम रंगमंच पर जो है अपनी आंखों से बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। जबकि साहित्य की जो अन्य विधाएं हो जाती है नाटक को छोड़कर जो होती हैं, जैसे कि कहानी हो गया या फिर कविताएं हो गया, इन्हें हम केवल पढ़ते हैं, सुनते नहीं हैं। तो क्योंकि नाटक को देखते हैं इसलिए वो दृश्य काव्य है, और बाकी जो है वो हम उन्हें देख नहीं सकते, सिर्फ पढ़ते हैं या सुनते हैं, इसलिए उसे जो है श्रव्य काव्य कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से आप ये समझ जाएंगे कि जो नाटक है, नाटक भी काव्य का ही एक भेद है। इसके अलावा जो है काव्य के और कई रूप भी होते हैं, जिसके बारे में लगभग सभी बच्चों ने सुना होता है, जैसे कि गद्य काव्य, फिर पद्य काव्य और फिर चंपू काव्य। ये जो है नाटक के काव्य के अन्य भेदों में से एक है। आगे देखें, दुनिया भर में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का आरंभ काव्य के रूप में हुआ। प्राचीन काल से ही कविता मनुष्य के सुख दुख के गहन मनोभावों की अभिव्यक्ति का प्रबल माध्यम बनी हुई है। गद्य का विकास काफी बाद में हुआ है, अतः साहित्य चिंतन की परंपरा काव्य को केंद्र में रखकर आरंभ हुई और साहित्य सिद्धांत के चिंतन विवेचन संबंधी शास्त्र को काव्य शास्त्र और
पोएटिक्स जैसे नाम दिए गए। अतः ध्यान रखें कि काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु तथा काव्य प्रेरणा जैसे विषयों के अंतर्गत समग्र रूप में साहित्य की चर्चा समाहित है। काव्य लक्षण नामक प्रस्तुत इकाई में आप विभिन्न युगों में मनीषी आचार्यों और चिंतकों द्वारा दिए गए काव्य लक्षणों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब यहाँ हमें बताया गया कि दुनिया भर में जो है रचनात्मक अभिव्यक्ति की शुरुआत अगर हम देखें तो काव्य के रूप में हुई थी। पुराने समय में क्या होता था कि उस समय में जो कविता थी वो इंसान के सुख और दुख, साथ ही साथ उनके मन में जो गहरे भाव उठते थे उनको बताने का एक सबसे बड़ा जरिया रही है कविता। जहाँ तक की बात आ जाती है गद्य के विकास की, तो इसका जो विकास है वो बहुत बाद में जाकर हुआ था। और यही कारण है कि जब हम साहित्य पर सोच विचार करने की परंपरा को देखते हैं तो इसका जो केंद्र बिंदु रहा है वो हमें काव्य देखने को मिलता है, जिसमें हम कविताओं के बारे में जानते हैं। इसीलिए जो है साहित्य सिद्धांत के चिंतन या फिर विश्लेषण से जुड़े जो शास्त्र होते हैं उसे हम काव्य शास्त्र या पोएटिक्स जैसे नामों से जानते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम साहित्य की चर्चा करते हैं या हम साहित्य के बारे में बात करते हैं तो इसमें हमें क्या है, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन और काव्य हेतु, इन सभी विषयों को शामिल करके पढ़ा जाता है। और आज की ये जो यूनिट है इसमें हम इन्हीं के बारे में जो है विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। देश विदेश के चिंतकों, आचार्यों के लिए काव्य लक्षण पर विचार करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। इस कार्य में सबसे बड़ा जोखिम यह रहा कि काव्य विशेष, युग विशेष की संस्कृति, परंपरा, परिवेश, इतिहास, दर्शन की मूल्य चेतना को समाविष्ट किए रहता है। जीवन जगत का यथार्थ गतिशील एवं परिवर्तनशील होता है। यथार्थ की यह प्रकृति ही सृजन की प्रकृति को बदलती है। युग परिवर्तन के साथ जिन वैचारिक क्रांतियों, आंदोलनों का जन्म होता है वह सृजन कर्म में काफी दूर तक प्रभावित करते हैं। भारतीय दर्शन और प्रकृति चेतना ने कवि कर्म को दृश्य और दृष्टि दोनों क्षेत्रों में आंदोलित किया है। इसी अर्थ में सृजन कर्म एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया के भीतर सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है। तो यहाँ पर जो है हमें ये बताया गया है कि देश विदेश में जो है जितने भी हमें विचारक या आचार्य देखने को मिलते हैं उनके लिए काव्य लक्षण पर विचार करना हमेशा से ही एक बहुत चुनौती भरा काम रहा है। इस काम में जो है सबसे बड़ा जोखिम ये रहता था कि काव्य के जो लक्षण थे वो उस समय की जो संस्कृति रही, परंपरा रही, परिवेश रहा या फिर हम कहें इतिहास रहा और जो दर्शन था उसकी सोच जो है इसमें हमेशा से ही शामिल रही थी। जीवन और जगत का जो सच है वो हमेशा गतिशील बना रहता है और हमेशा ही बदलता रहता है। और सच की यही बदलती हुई जो प्रकृति है वो रचना की प्रकृति को भी बदल देती है। तो जब युग बदलता है तो युग बदलने से क्या होता है, नई वैचारिक क्रांति और जो आंदोलन है वो भी जन्म लेने लग जाते हैं, जो कि रचना करने के तरीकों को जो है काफी हद तक प्रभावित करते हैं। साथ ही ये जो भारतीय दर्शन रहा, ये भारतीय दर्शन और प्रकृति की सोच जो थी, इन्होंने क्या किया, कवि के कर्म को दृश्य और दृष्टि इन दोनों क्षेत्रों को बहुत गहराई से प्रभावित करने का काम किया है। सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो रचना है, रचना करना जो है वो एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, हमारे समाज की जो नैतिकता है, संस्कृति है, इसकी समझ और ज्ञान की अभिव्यक्ति जो है हमारे सामने होती है। तो यहाँ पे जो है ये टॉपिक हमारा कवर हो गया है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पे इस यूनिट का टॉपिक नंबर 2, जिसमें हम कवि कर्म से तात्पर्य इसको समझेंगे। बिना देरी किए हम ये भी स्टार्ट करते हैं। अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक लोचन में कहा है कि कव नियम काव्य अर्थात कवि कर्म एक शाब्दिक निर्मिति है। भारतीय संस्कृति में कवि शब्द अनेक अर्थछाए रखता है। यहाँ तक कि कवि शब्द ईश्वर, ब्रह्म और प्रजापति का पर्याय रहा है। यहाँ पे हम बात करेंगे अभिनव गुप्त की। अभिनव गुप्त के अनुसार जो है कवि कर्म का सीधा मतलब हम देखें तो वो है शब्दों के माध्यम से कुछ नई रचना करना। लेकिन हमारी जो संस्कृति रही इसमें कवि जो है वो कोई साधारण इंसान नहीं माना जाता था। पुराने समय में क्या होता था, कवि को लोग ईश्वर या फिर ब्रह्म के समान मान लेते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे भगवान जो है वो इस दुनिया को बनाते हैं वैसे ही कवि क्या करता है, वो अपनी कविताओं से एक नई दुनिया बनाता है। इसीलिए कवि को जो है ईश्वर, ब्रह्म या फिर प्रजापति यहाँ पे मान लिया जाता था। काव्य की व्याख्या के लिए कवि शब्द को समझना आवश्यक है। मतलब अगर हम काव्य की व्याख्या जानना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम सबसे पहले तो जो कवि शब्द है इसको समझ लें। क्री धातु में अच प्रत्यय जोड़कर कवि शब्द की व्युत्पत्ति बतलाई गई है। यहाँ कु का अर्थ है व्याप्ति, आकाश, अनंतता अर्थात सर्वज्ञता। फलतः कवि और सर्वज्ञ प्राय प्रतीत होते हैं। कवि की दृष्टा सृष्टा है। कवि मनीषी परिभू स्वयंभू से तात्पर्य है काव्य उसी मनीषी की सृष्टि है जो स्वयं संपूर्ण एवं सर्वज्ञ हो।
परिभू अर्थात जो अपनी अनुभूति में, जीवन जगत में सब कुछ को समेटने की शक्ति से संपन्न हो। वैदिक साहित्य में कवि, दृष्टा और ऋषि समानार्थक हैं और वेदों के विधाता ब्रह्मा को आदि कवि घोषित किया गया है। तो यहाँ पे जब हम गहराई से देखें और कवि शब्द का अर्थ जाने, तो कवि शब्द का जो अर्थ है वो होता है सब कुछ जानने वाला या फिर अनंत, ये कवि शब्द का अर्थ है। इसीलिए जो है कवि को दृष्टा कहते हैं कि दूर की सोचने वाला या दूर की देखने वाला, तो इसीलिए जो है कवि को दृष्टा यानी कि दूर की देखने वाला, साथ ही साथ सृष्टा का मतलब होता है रचना करने वाला, तो ये कवि को कहा जाता है। वेदों के समय में तो क्या था, कवि जो रहे, ऋषि रहे या मुनि रहे, इन सभी को एक माना जाता था। यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा को भी जो है आदि कवि कहा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस संसार की रचना की थी। लौकिक साहित्य में आकर कवि शब्द की अर्थ व्युत्पत्ति कुछ कम हो जाती है और रमणीय शैली में शब्दार्थ को रचने वाले के अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है। वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य और महाभारत को काव्य की संज्ञा दी जाती है। इससे स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक काल में कवि शब्द विशिष्ट प्रतिभा संपन्न व्यक्ति के लिए एक विशेष अर्थ संदर्भ में रूढ़ हो गया। काव्यम लोकोत्तर नानिपुण कवि कर्म को काव्य संसार कहा गया और कवि को इस संसार का सृष्टा या ब्रह्मा अपारे काव्य संसारे कवि रेव प्रजाप्रति। अब जैसे जैसे क्या हुआ, समय बदलता गया, समय बदलने के साथ साथ जो कवि शब्द का अर्थ है वो भी बहुत सीमित होता गया। आगे आने वाले समय में क्या हुआ, कवि उसे कहा जाने लगा था जो कि बहुत सुंदर तरीके से शब्दों और अर्थों इनको कविता में सजाकर जो है लिखता था, उसे कवि कहा जाने लगा। इसीलिए जो है वाल्मीकि रामायण और महाभारत को जो है महान काव्य माना जाता है। अंत में क्या हुआ, अंत को समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि कविता की दुनिया का जो प्रजापति होता है या राजा होता है उसे हम कवि कहते हैं। कवि क्या करता है, वह अपनी काल्पनिक दुनिया में जैसा चाहे वैसा बदलाव कर सकता है और उसे अपनी मर्जी से जो है चला सकता है। आगे देखें, ध्यान देने की बात है कि भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य पर एक स्वतंत्र इकाई के रूप में भी चिंतन मनन हुआ है। कवि मौलिकता से अर्थ लिया गया है कि अनुभूति के लिए कवि किसी का ऋणी ना हो। इसीलिए प्रश्न उठा कि काव्य का सच्चा लक्षण क्या है। इस विषय को आचार्यों ने अनेक रूपों में उपस्थित किया। वास्तव में इन आचार्यों के सामने एक समृद्ध सृजन परंपरा थी। कई तरह की काव्य कोटियां थी। भरत मुनि ने नाटक पर आधारित काव्य लक्षण प्रस्तुत किया है। भरत ने लोक कल्याणकारी काव्य के जो है 7 लक्षण बताए हैं। अब क्या हुआ, भारतीय काव्य शास्त्र में जो है उसमें काव्य को हमेशा ही बहुत ज़रूरी विषय माना जाता था और इस पर विचार भी होता था। तो यहाँ पर एक शब्द आता है कि कवि मौलिकता। इस कवि मौलिकता का अगर हम अर्थ देखें तो इसका सीधा अर्थ ये हो जाता है कि एक कवि जब कुछ महसूस करता है या फिर कुछ लिखता है तो वो अपने असली जो भाव है उसमें उसको प्रकट करता है और वो क्या करता है, अपनी भावनाओं के लिए किसी दूसरे का कर्जदार ना हो, यानी उसकी रचना एकदम नई और अपनी होनी चाहिए। इस प्रकार जो है वो कार्य करता है। जब बात चली कि आखिर एक अच्छी कविता या काव्य की जो असली पहचान है वो क्या होनी चाहिए, तो इस पर जो विद्वान रहे उनकी अलग अलग जो है राय थी। इन विद्वानों के पास पहले से ही बहुत सारा जो है हमें बेहतरीन साहित्य मौजूद मिलता है। इसमें सबसे प्रमुख नाम देखें तो वो आता है आचार्य भरत मुनि का। इन्होंने क्या किया, इन्होंने काव्य के लक्षण को नाटक की नज़र से देखा और हमें काव्य के लक्षण समझाए। इन्होंने क्या किया, काव्य के 7 लक्षण दिए भरत मुनि ने। इनको देखते हैं। सबसे पहला लक्षण इन्होंने हमें दिया मृदु ललित पदावली। इसका मतलब होता है कि जो शब्द है वो सुनने में कोमल और सुंदर लगे, उसको काव्य लक्षण कहते हैं। दूसरा इन्होंने बताया गूढ़ शब्दार्थहीनता। इसका मतलब होता है कि शब्द जो है वो इतने मुश्किल ना हो कि उनका अर्थ समझ ही ना आए। तीसरा इन्होंने हमें बताया सर्व सुगमता, यानी कि जिसे सब लोग बहुत आसानी से समझ सके। चौथा इन्होंने बताया युक्तिमत्ता। युक्तिमत्ता का अर्थ होता है जिससे सही तर्क और बुद्धि का इस्तेमाल हो। पांचवा इन्होंने बताया नृत्य में उपयोग किए जाने की योग्यता, यानी कि जिसे नाचते हुए या फिर अभिनय करते हुए इस्तेमाल किया जा सके। छठा इन्होंने बताया रस के अनेक स्रोतों को प्रवाहित करने का गुण। इसका मतलब होता है जिससे कि अलग अलग तरह के जो भाव हैं या जो रस हैं वो प्रकट हो सके। सातवां इन्होंने बताया संधि युक्तता। संधि युक्तता का अर्थ होता है जिससे नाटक या कहानी के अलग अलग हिस्से जो है वो आपस में आसानी से जुड़ सके। तो ये काव्य के 7 लक्षण बताए आचार्य भरत मुनि ने। आगे देखें, इनमें से 5वें और 7वें लक्षण में नाटक पर बल है, शेष में
गुण, रीति, अलंकार, औचित्य, रस आदि का निर्देश है। शायद रस चिंतन की परंपरा शक्तिशाली थी। इसका प्रमाण भरत और अग्नि पुराण दोनों में मिलते हैं। अग्नि पुराण में कहा, वाग्वैदज्ञे प्रधाने अपि रस एवात्र जीवितम। अब यहाँ पे हमें ये बताया कि भरत मुनि ने ये जो हमें 7 लक्षण बताए, इसमें से कुछ लक्षण तो ऐसे हैं जो नाटक के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन बाकी के जो लक्षण हैं वो कविता की सुंदरता को बढ़ाने का काम करते हैं, जैसे कि गुण बताना या रीति, अलंकार या फिर रस, इन सब के बारे में हमें बताते हैं। तो हमारे यहाँ जो है रस यानी कि कविता से मिलने वाला जो आनंद है, इसको बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसका सबूत अगर हम देखना चाहें तो उसे हम भरत मुनि का एक ग्रंथ रहा नाट्यशास्त्र, उसमें देख सकते हैं, और अग्निपुराण इसमें देख सकते हैं। अग्निपुराण में जो है उसमें तो ये तक कह दिया गया कि भले ही कविता में जो है शब्दों की चतुराई कितनी भी हो, लेकिन उसका जो असली आत्मा है या उसका जो असली जान है वो हमेशा से ही रस रहा है और रस ही होना चाहिए। आगे देखें, भामह और दंडी दोनों पर रसवादियों का आतंक है। संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य लक्षण पर वाद विवाद की सीमा ना रही। हर बात पर तर्क करना, संशय उठाना, बात की तह में जाना हम भारतीयों का स्वभाव बन गया है। इसीलिए यह प्रश्न उठा कि लक्षण निर्धारित किए जाएं ताकि लक्षण कोई भ्रम उत्पन्न ना करे, क्योंकि काव्य लक्षण के अंतर्गत काव्य के स्वरूप या परिभाषा पर विचार किया जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि संस्कृत साहित्य में जो काव्य के लक्षण है, इसको लेकर बहुत हमें बहस देखने को मिलती है। असल में क्या है कि जो हम भारतीय हैं, हमारा ये स्वभाव है कि हम हर बात को जो है बहुत गहराई से जानना चाहते हैं और हम उस पर तर्क भी बहुत करते हैं, साथ ही साथ हम सवाल भी पूछते हैं। इस वजह से क्या हुआ, विद्वानों के मन में ये सवाल उठने लगा कि जब हम किसी काव्य की पहचान या फिर उसका लक्षण बता रहे हैं तो वह लक्षण जो है वो खुद भी एकदम साफ होने चाहिए, उसमें क्या है कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं लक्षणों के आधार पर जो है हम ये तय करते हैं कि काव्य का असली रूप और उसकी जो परिभाषा है वो क्या होनी चाहिए। इसीलिए जो काव्य के लक्षण है पहले हमें उन्हीं को ही बहुत अच्छे से समझना चाहिए और उसे हमें एकदम से क्लियर कर देना चाहिए ताकि कि कोई भी कंफ्यूजन हमारे सामने ना रहे। तो आज की जो वीडियो में है हमने क्या जाना, सबसे पहले हमने काव्य का व्यापक अर्थ जाना कि पुराने समय में जो है वो काव्य शब्द जो है वो सिर्फ कविता के लिए नहीं बल्कि कि पूरे साहित्य जिसमें हम सभी विधाएं, नाटक, कहानी इन सबको देखते हैं, इन सब के लिए प्रयोग होता था। फिर हमने कवि की महानता के बारे में जाना कि कवि को जो है वो केवल एक लेखक ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ जो है काव्य संसार का निर्माता या प्रजापति माना गया है, क्योंकि वो अपनी कल्पना से क्या करता है, एक नई दुनिया को रच देता है। फिर हमने इसमें जाना लक्षणों के महत्व के बारे में कि काव्य के जो लक्षण है वो इसलिए तय किए गए ताकि हम ये समझ सके कि एक अच्छी रचना जो है उसकी असली पहचान क्या होती है। इसमें जो है शब्दों की सुंदरता होनी चाहिए, अर्थ की गहराई होनी चाहिए और सबसे जरूरी बात कि उसमें हमें रस होना बहुत अनिवार्य है। फिर हमने भारतीय परंपरा के बारे में जाना जिसमें हमें ये बताया गया कि भारतीय आचार्यों ने क्या किया, काव्य को बहुत ही गहराई से देखा परखा था। इनके अनुसार काव्य जो है वो केवल शब्दों का मेल नहीं है बल्कि ये हमारी संस्कृति और हमारे भावों को साथ ही साथ हमारे ज्ञान को प्रकट करने का बहुत ही सुंदर माध्यम है। ये सब हमने आज की वीडियो में जाना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको काव्य लक्षण और कवि कर्म ये सब जो है बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। अब इसका जो आगे का टॉपिक है लक्षण का लक्षण अर्थात परिभाषा कैसी हो, ये हम जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।